नमस्ते मित्रों। अभी मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो विनायक दामोदर सावरकर जी के जो अभी चर्चा में आया राजनाथ सिंह जी के बयान पर, उस पर काफ़ी कहा जा रहा है। आप सैकड़ों मुस्लिम पोर्टल देखिए या मुस्लिम यूट्यूब चैनल देखिए या मुस्लिम बुद्धिजीवियों तक की आप वॉल देखिए, सब पर ये लिखा हुआ है शेर अली अफरीदी जिसे इतिहास ने भुला दिया। यह देखिए, ये मुस्लिम हिस्ट्री एक पेज है, ये लिख रहा है कि एक महान सेनानी को इतिहास ने भुला दिया। और ये इतना झूठ लिख रहा है कि लाल किले में शेर अली अफरीदी की तस्वीर लगी है, जबकि सच्चाई ये है कि लाल किले में शेर अली अफरीदी की कोई तस्वीर नहीं लगी है। अब इसके बारे में ये झूठे कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं कि यह एक महान देशभक्त था, महान सेना नायक था और इसने एक अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो का हत्या किया था अंडमान में। ये सच है कि शेर अली अफरीदी ने वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किया था, लेकिन वह हत्या देशभक्ति के लिए नहीं किया था, वह भारत के लिए नहीं किया था। शेर अली अफरीदी एक बलात्कारी और यौन विकृत अपराधी था और एक हत्यारा था जिसके ऊपर कत्ल का केस चल रहा था। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि शेर अली अफरीदी कौन था, और वीडियो में लास्ट में शेर अली अफरीदी की चार्जशीट, ओरिजिनल चार्जशीट मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, उसके इकबालिया बयान आपको मैं दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि शेर अली अफरीदी कौन था। और आज़ादी के बाद भी, हालांकि कांग्रेस की ही सरकार थी 70 कई सालों तक, शेर अली अफरीदी को क्यों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में नहीं रखा गया था, जबकि उसने एक अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो का कत्ल किया था, वह आप जान जाएंगे। शेर अली अफरीदी ने जो हत्या किया था उसके पीछे एक बड़ी खतरनाक कहानी है। शेर अली अफरीदी कौन था यह आप जानिए। शेर अली अफरीदी एक अफ़गानी मूल का था जो डूरंड लाइन क्रॉस करके पेशावर में आकर बस गया था, जो उस वक्त भारत में ही हुआ करता था, हालांकि अभी पाकिस्तान में था। उसके बाद वह, चूँकि शारीरिक रूप से उसकी डील डाल बहुत मजबूत थी, वह पठान था। फिर वह ब्रिटिश सेना में प्रेसिडेंसी डिवीज़न में भर्ती हो गया और जब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति हुई थी, उस वक्त उसकी पोस्टिंग रुहिलखंड यानी कि अवध रियासत में थी। शेर अली अफरीदी का बाद में ट्रांसफ़र अम्बाला स्थित कावालरी रेजिमेंट में भी हुआ। अम्बाला कैंट बहुत पुरानी कैंट है। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सेना ने भारत में जगह जगह कैंटोनमेंट एरिया स्थापित किए थे, जिसे सेना छावनी कहते हैं, सैन्य छावनी। उस जैसे अहमदाबाद कैंट, गोरखपुर कैंट, पूना कैंट, शहर के बाहर एक कैंट एरिया होता था जहाँ सेना की छावनी बनाई जाती थी। ऐसे ही अम्बाला कैंट जो काफ़ी पुराना एरिया है, तो वहाँ के कालावरी रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई। और उस वक्त एक अंग्रेज मेजर कर्नल हुआ करते थे, मेजर हुआ करते थे, ह्यू जेम्स। वह शेर अली अफरीदी से काफ़ी प्रभावित हुए क्योंकि वह मजबूत था, शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत था, तो प्रभावित हुए। और साथ ही साथ शेर अली अफरीदी को अफ़गानी नॉनवेज जो डिश होती है, जो नॉनवेज व्यंजन होता है, वह बनाने में काफ़ी महारत हासिल थी और अंग्रेज खाने के बहुत शौकीन थे। तो वह अपनी अच्छी कुकिंग स्टाइल से अंग्रेज अधिकारियों का दिल जीत लिया और वह अंग्रेज अधिकारी, जिसमें मेजर ह्यू जेम्स भी शामिल थे, उनके लिए वो बावर्ची का काम, यानी खानसामा जिसे उस वक्त बटलर कहते थे, का काम करने लगा और वह अंग्रेज़ों का एक चहेता बन गया। बाद में शेर अली अफरीदी ब्रिटिश सेना अधिकारी कर्नल रेनल टेलर के घर पर निजी अर्दली के तौर पर तैनात हुआ। अर्दली प्रथा जो अंग्रेज़ों के ज़माने से शामिल चली आ रही है, इसमें बड़े अधिकारियों को कुछ कर्मचारी अर्दली के तौर पर मिलते हैं, जिसे ऑर्डरली, मतलब अंग्रेज वैसे ऑर्डरली कहते थे, लेकिन हिंदी में वो बाद में वो अर्दली हो गया।
मतलब वो टोपी वोपी लगा के 24 घंटे साथ में रहते थे और उनके हर ऑर्डर को मानना होता था, और वह उसके घर पर एक घरेलू नौकर की तरह तैनात हो गया। उस अधिकारी का नाम था कर्नल रेनल्ड टेलर, और वह उनके बागीचे में काम करता था, उनके बच्चों का भी देखभाल करता था। रेनल्ड टेलर के 2 बच्चे थे, एक 8 साल की बेटी थी और एक 4 साल का बेटा था। और जबकि शेर अली अफरीदी उस वक्त अधेड़ उम्र का था। एक दिन कर्नल रेनल्ड टेलर की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ शेर अली अफरीदी को गलत जगह पर टच करते नहीं किया, जो 8 साल की लड़की थी और 4 साल का बच्चा था। उन्होंने 1-2 बार और छुप कर वॉच किया, तब देखा कि शेर अली अफरीदी बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार कर रहा है, यानी गलत टच, जो बैड टच जो सिखाया जाता कर रहा है। और फिर इससे उनकी पत्नी को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने अपने पति रेनल्ड टेलर को ये बात बताई कि भाई इसको सेवा से हटा दिया जाए, क्योंकि यह बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार कर रहा है। अच्छा, उसी समय क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति ख़त्म हुई थी और उसके बाद का ही था, 1858 की घटना थी। तो एक अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई थी कि 1857 की क्रांति दोबारा न हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति एक ऐसी बगावत थी जो अंग्रेज़ों की पूरी चूल्हे हिला दी थी। तब जो समिति ने ये सिफारिश किया था, 2-3 सिफारिश थी, तो उसमें एक प्रमुख वो था कि एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जिससे भारतीय अपना गुस्सा उस संगठन के द्वारा शांतिपूर्ण रूप से निकाल सकें। और फिर अंग्रेज जो इटावा का उस वक्त जिलाधिकारी था, यानी कलेक्टर था, A.O. ह्यूम, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया ताकि अंग्रेज लंबे समय तक भारत में राज करें। और उसके बाद भी 1910 तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उसमें से 5 अंग्रेज थे। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। कांग्रेस की स्थापना दरअसल इसीलिए की गई थी कि अंग्रेज भारत में लंबे समय तक अपना शासन चला सकें और भारतीयों का जो भी गुस्सा हो, वह धरना प्रदर्शन, विदेशी कपड़ों की होली, ये सब छोटी मोटी बातों से निकल जाए और अंग्रेज़ों के वह 1857 जैसी बगावत न कर सके। उसी में एक दूसरी सिफारिश ये थी कि अंग्रेज लोग और भारतीय लोग के बीच में एक परस्पर एक कल्चरल लेन देन हो, मतलब एक अच्छा व्यवहार हो, क्योंकि उस वक्त तक अंग्रेज अपने आप को ऊंचा समझते थे, भारतीयों के साथ नीचा व्यवहार समझते थे। तब इसीलिए जब उन्होंने कर्नल जेम्स टेलर ने ये बात अपने उच्च अधिकारियों को बताई, तब उच्च अधिकारियों ने ये सोचा, हाँ, तो मिस्टर टेलर ने जब बात अपने उच्च अधिकारियों को बताई कि शेर अली अफरीदी किस तरह से उनके बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार कर रहा है, तब अंग्रेज अधिकारियों ने मिस्टर टेलर को ये बताया कि अगर हम इसे अभी गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, तब भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। गौरतलब है कि वह दौर 1858 का था, यानी बगावत ख़त्म हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे, और उस बीच में अंग्रेज इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे कि वह भारतीयों के अंदर और ज़्यादा अंग्रेज़ों के प्रति नफरत पैदा करें। और चूँकि वह कई बड़े अंग्रेज उच्चाधिकारियों का चहेता था, उनका मुँह लगा था, तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम उसे अभी गिरफ्तार कर लेंगे, तब वह हमसे भी बड़े किसी अंग्रेज अधिकारी के पास जाकर और वहाँ से जुगाड़ लगाकर या वहाँ से सिफारिश करके या कोई न कोई अंग्रेज अधिकारी हमको आएगा और वो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत से अंग्रेज अधिकारियों का मुँह लगा है, चहेता है, उनके घरों पर वह नौकर का काम कर चुका है। तो उन्होंने ये बोला कि अभी हम इसे आपके यहाँ से नौकरी पर से हटा देते हैं और कुछ दिनों हम इसको मतलब जॉब से हटा देते हैं और बाद में हम इसके कुकर्मों की सज़ा इसको देंगे, ताकि अभी ये जो बगावत वाला मामला है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। उसके बाद शेर अली अफरीदी अपने गांव जो अभी के पाकिस्तान के पेशावर में है वहाँ चला गया और वहाँ उसके एक रिश्तेदार से ज़मीन का विवाद हुआ।
फिर चूँकि शेर अली अफरीदी को ये था कि वह अंग्रेज़ अधिकारियों का चहेता है, वह बड़े बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों के यहाँ अर्दली का काम कर चुका है, खानसामा का काम कर चुका है, बटलर का काम कर चुका है, तो वह भी अपने आप को, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था कि अंग्रेज़ों के जो चाटुकार होते थे वह अपने आप को भी अंग्रेज़ों से कम नहीं समझते थे। तो उसने अपने जो ज़मीन के साथ, जो ज़मीन विवाद जिसके साथ हुआ, जो उसका ही रिश्तेदार था, उसकी उसने पेशावर में सरेआम हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद वह बाकायदा अपनी पिस्टल लहराते हुए पेशावर के थाने में गया और वहाँ पर उसको विश्वास था कि अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उसकी बहुत नज़दीकी है, इसलिए उसे खून के गुनाह से माफ़ी मिलने में दिक्कत नहीं होगी। उस ज़माने में ऐसा था कि अंग्रेज़ अधिकारी माफ़ी दे सकते थे। अंग्रेज़ ऐसे थे कि अगर किसी जुर्म में दो भारतीय इन्वॉल्व हों तब वह मतलब जो फैसला होता था वो अपने हिसाब से ले लेते थे। उनको ज़्यादा इस पर, उन्होंने उसको ये था कि भाई मैंने तो किसी अंग्रेज़ को मारा नहीं है, तो मुझे कोई न कोई मेरा चहेता अंग्रेज़ अधिकारी आके बचा लेगा, इसलिए वह पिस्टल लहराते हुए थाने में चला गया। और उस वक्त अंग्रेज़ अधिकारियों को पावर भी था कि वह किसी अपराधी की सज़ा को कम भी कर सकते थे, माफ़ भी कर सकते थे। लेकिन शेर अली अफरीदी को यह पता नहीं था कि मिस्टर टेलर ने उसकी शिकायत, उसके कुकर्मों की पूरी जानकारी बड़े बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों को बता दिया है कि वह टेलर के 8 और 10 साल के बच्चों और 4 साल के बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करता था। तो अंग्रेज़ अधिकारी तो मौके की तलाश में थे कि इतने बड़े खुखार यौन अपराधी को सज़ा दिया जाए। उसे तुरंत हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ बेहद कड़ी चार्जशीट बनाई गई और 20 अप्रैल, डेट नोट करिएगा, 20 अप्रैल 1867 यानी 1867 को उसके ऊपर मुकदमा चला, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चला। और उसने अदालत में यह बताया कि उसने गुस्से में आकर, ज़मीन विवाद में गुस्से में आकर और यह सोचकर कि अंग्रेज़ अधिकारियों का उसके ऊपर हाथ है, उसने हत्या कर दिया और उसे अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दिया। लेकिन शेर अली अफरीदी, कर्नल पोलोक एक बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत मतलब पहुंचा हुआ सैन्य अधिकारी था। यहाँ तक कि वायसराय से लेकर के ब्रिटिश भी ब्रिटिश जो किंगडम था उसका सम्मान करते थे। मिस्टर पोलोक से उसने अपनी सिफारिश करवाई और अपनी फांसी की सज़ा को उसने काला पानी, उम्र कैद की जैसा जो अंडमान जेल, सेलुलर जेल में दी जाती है, काले पानी की सज़ा में परिवर्तित करवा लिया और उसे काला पानी अंडमान में भेज दिया गया। और चूँकि अंग्रेज़ जो है वो कैदियों को कोई न कोई काम देते थे, तो इसने जेल में हज्जाम यानी नाई का काम लिया और यह नाई जेल कैदियों की और साथ साथ ब्रिटिश जो अंडमान में जो ब्रिटिश जो जेलर या ब्रिटिश जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों की भी हजामत बनाता था, उनके बाल काटता था। धीरे धीरे यह अपने व्यवहार से और अपने मांसाहारी खाना बनाने की, व्यंजन की कला में जो पारंगत था, उस वजह से इसने अंडमान के जेल अधिकारियों का और ब्रिटिश अधिकारियों का दिल जीत लिया और यह काफ़ी शांत व्यवहार करता था। और उससे क्या हुआ कि जो सेलुलर जेल के जो अधिकारी लोग थे इसके प्रति एकदम लापरवाह हो गए। उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बढ़िया नॉनवेज भी बनाता है, सबकी हजामत भी बनाता है, दाढ़ी भी बनाता है, बाल भी काटता है। तो धीरे धीरे वो एक काफ़ी अंग्रेज़ों का चहेता बन गया और वह इतना चहेता बन गया कि वह दूसरे कैदियों की चुगली वह ब्रिटिश अधिकारियों से करता था और उनकी सज़ा को या तो ज़्यादा करवा सकता था, उनका टॉर्चर करवाता था, मतलब उसके मज़ा आती थी और काफ़ी उसका हुआ। उस वक्त तक जो अंडमान का जो सेलुलर जेल था उसमें जो क्रिमिनल अधिकारी होते थे, जो क्रिमिनल जैसे हत्या, बलात्कार वगैरह के जो अपराधी थे और जो राजकीय आरोपी हुआ करते थे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर हो या दूसरे लोग जिन्होंने कोई क्राइम न किया हो बट एक राजकीय अपराधी, भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन किया हो, उनको सबको एक सेल में रखा जाता था। और उस वक्त ब्रिटिश जो ब्रिटिश जेल अधिकारी थे
वह राजकीय कैदियों को ज़्यादा खतरनाक मानते थे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था वो ज़्यादा कड़ी करते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर एक पेशेवर अपराधी जेल से भाग कर जाएगा तो वह छोटे मोटे अपराध करेगा, लेकिन अगर एक क्रांतिकारी, एक राजकीय अधिकार जो आरोपी है, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लौ जलाई है, यदि वह जेल से भागा तब वह ब्रिटिश हुकूमत, पूरे समूचे ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करेगा। इसीलिए अंडमान के जेल कैदी, जो जेलर थे, जो जेलर लोग थे, जो प्रशासन था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ राजकीय कैदियों के ऊपर ही हुआ करता था। शेर अली अफरीदी ने 1857 के बहुत से क्रांतिकारियों को, जो वहाँ अंडमान जेल में बंद थे, उनकी चुगली करके ब्रिटिश अधिकारियों से उनको खूब मार खिलवाता था। दरअसल वह ये चाहता था कि इसी तरह वह धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों का चहेता बन जाएगा और अंत में ब्रिटिश अधिकारी उसे छोड़ देंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, उस दरमियान उसने मिस्टर पोलक, मिस्टर जॉन टेलर सहित कई ब्रिटिश अधिकारियों से अपनी माफ़ीनामा भी भेजा कि उससे जो अपराध हुआ है उसमें माफ़ कर दिया जाए। अगर उसके ऊपर सिर्फ हत्या का आरोप होता तो ब्रिटिश उसे माफ़ भी कर देते, लेकिन चूंकि वह एक अंग्रेज कर्नल के बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उसे माफ़ी नहीं दिया। अच्छा, उसी दरमियान क्या हुआ कि अंडमान के जो काला पानी जेल है उसमें अंग्रेज़ों ने 8 बहावी मौलवियों को भी कैद किया था, जो बहुत कट्टर बहावी मुस्लिम थे। दरअसल वह बहावी मुस्लिम जो अंग्रेज, जो तुर्की के खलीफा पर यानी ओटोमन साम्राज्य पर हमला कर रहे थे, बहुत कई दशक तक अंग्रेज और ओटोमन साम्राज्य का यानी तुर्की के खलीफा का लड़ाई चला, जिसमें गेलीपोली की लड़ाई हुई, हिजाज रेलवे, बहुत लंबी लड़ाई, कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ी गई। दरअसल उस वक्त विश्व में 2 ही ताकतें थीं, एक तुर्की का खलीफा जिसके कब्जे में आज का जर्मनी, ऑस्ट्रिया से लेकर के पूरा अरब देश शामिल था। उसका सपना था कि वह भारत पर भी कब्जा करे, लेकिन अंग्रेज एक दीवार की तरह खड़े थे, इसीलिए तुर्की का खलीफा भारत पर हमला नहीं कर सका। उसने हमला करने की कई नाकाम कोशिश किया, लेकिन अंग्रेज उसे हर बार नाकाम कर देते थे। तो अंग्रेज़ों ने 8 बहावी मौलवियों को कैद किया था। दरअसल ये जो 8 मौलवी थे, ये जगह जगह घूमकर मुसलमानों को तुर्की के खलीफा के प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काते थे। इनका जो बहावी जो मौलवी थे, यह देशभक्ति के लिए काला पानी नहीं भेजे गए थे। इन्हें इस बात का गुस्सा था कि अंग्रेज़ हमारे खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ पर काला पानी की सज़ा सुना दी और वह कोई क्रांतिकारी नहीं थे। उनका दरअसल यह पहले भी हो चुका है। जब दिल्ली सल्तनत पर मुग़लों की ताकत कमज़ोर हो गई, तब उस वक्त औरंगज़ेब के ज़माने में एक मुलाजिम काम करते थे। उनके लड़के थे शाह वलीउल्लाह देहलवी। उन्हें मुस्लिम जगत में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इनके ऊपर किताबें लिखी हैं। जेएनयू में उनके ऊपर बाकायदा एक सीरीज़ चलाई जाती है, शाह वलीउल्लाह देहलवी। तब शाह वलीउल्लाह देहलवी को ये लगा कि औरंगज़ेब मर गया है, उसके लड़कों में सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है, फिर हिंदू यानी जो पेशवा मराठे हैं वह दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेंगे। तब शाह वलीउल्लाह देहलवी बाकायदा अफ़गानिस्तान गए और वहाँ के जो उस वक्त वहाँ का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, हालांकि उस वक्त उसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी, लेकिन दुर्रानी कबीले की आने की वजह से उसने अपने नाम के आगे दुर्रानी लिख दिया था, लेकिन उस वक्त उसका नाम अहमद शाह अब्दाली था। उसके पास गए और उसको कहा कि मैं भारत में कई लाख मुसलमानों की फ़ौज तैयार करता हूँ, यहाँ तक कि जो हमारे जो मुग़ल बादशाह हैं उनके फ़ौज में जितने भी मुस्लिम हैं मैं उनको तैयार करूँगा। आप भारत पर हमला करिए, आप भारत पर कब्जा करिए, आप दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत के मुसलमान आपके पक्ष में लड़ेंगे। शुरू में तो अहमद शाह दुर्रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शाह वलीउल्लाह देहलवी ने
अहमद शाह दुर्रानी को विश्वास दिलाया और फिर अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर हमला किया, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। उस वक्त मराठे पेशवा ये सोच रहे थे कि यह भारत के मुसलमान तो भारतीय होने के नाते किसी विदेशी का साथ नहीं देंगे, लेकिन मराठे तब चौंक गए जब शाह वलीउल्लाह देहलवी के नेतृत्व में करीब 1.5 लाख मुसलमानों की फ़ौज अहमद शाह दुर्रानी के तरफ से मराठों से लड़ी और दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह दुर्रानी बैठा। उस वक्त के इतिहासकारों ने लिखा है कि उसने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा, धर्मांतरण किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया और ऊँटों पर और हाथियों पर लाद लाद कर दिल्ली का खजाना अफगानिस्तान लेकर गया। आपने अभी जो मीटिंग हुआ था, जो अभी तालिबानियों का जो बार बार आ रहा था बैठक, तो तालिबानियों के पीछे आपने एक पोर्ट्रेट देखी होगी। वह पोर्ट्रेट दरअसल अहमद शाह दुर्रानी की थी और इस अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी जो एक क्रूर आतताई था, उसकी अफगानिस्तान में बहुत इज्जत है। तो यह वहाबी उसी घटना से सीख लेकर के ये सोच रहे थे कि हम भारत के मुसलमानों को तैयार कर लेंगे ताकि जब तुर्की का खलीफा भारत पर हमला करेगा तब हम मुसलमान तुर्की के खलीफा के पक्ष में लड़ेंगे और भारत पर तुर्की का खलीफा कब्जा कर लेगा और भारत भी एक इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। अंग्रेजी गुप्तचर एजेंसी को भनक लग गई थी और अंग्रेज़ों ने उन 8 वहाबी मुसलमान जो मौलवी थे उन्हें काला पानी की सज़ा दे करके कैद कर लिया। अब जेल में जो शेर अफरीदी था, वह शेर अली अफरीदी मौलवियों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई अपना आ गया है जेल में। और वो जो कट्टर वहाबी मौलवी थे, उन्होंने उसका ब्रेन वॉश चालू कर दिया। शेर अली अफरीदी को एक मोहरा बनाया, उसका खूब ब्रेन वॉश किया। ये बताया गया कि भाई बच्चाबाजी और लौंडाबाजी तो हमारे कल्चर में आम बात है, जाहिर सी बात है। आज भी अफगानिस्तान में बच्चाबाजी प्रथा है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर बच्चाबाजी पर कोई रोक नहीं है। वहाँ पर जो पठान लोग होते हैं वह किसी चिकने गोरे लड़के को लड़की बना कर डांस करके उनके साथ, ये अफगानिस्तान की एक प्रथा है। आप आगे कुछ वीडियो में देख सकते हैं। अफगानिस्तान में सदियों से चली आ रही परंपरा, छोटे लड़कों से करवाया जाता है घिनौना काम। कुप्रथा पर नहीं लगाई जा सकी है रोक। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होते ही लोगों को उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का डर सताने लगा है। यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। आशंका ये भी है कि तालिबान के शासन में बहुत सारी कुप्रथाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस देश में सदियों से एक कुप्रथा चली आ रही है जिसे वहां की लोकतांत्रिक सरकार भी दूर नहीं कर पाई। इस कुप्रथा को बच्चाबाजी के नाम से जाना जाता है। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी बच्चाबाजी का चलन है। आइए जानते हैं इस कुप्रथा के बारे में और आखिर दुनिया भर से विरोध के बावजूद ये अभी तक चलन में क्यों है। असल में बच्चाबाजी यौन गुलामी और बाल वैश्यावृत्ति से जुड़ी है। एक तरफ जहां
उसके बाद जो मौलवी थे उन्होंने उसका ब्रेन वॉश खूब किया और ये कहा कि हमारे यहाँ जो सज़ा है वह जिरगा तय करती है। एक्चुअली आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पठानों जो अफ़गानी लोग हैं, जो अफ़गानी मूल के, इवन की जो पाकिस्तान का जो हिस्सा पेशावर वगैरह है, दरअसल यह जो पेशावर है ये कभी अफ़गानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान से छीन लिया और ज़बरदस्ती डूरंड रेखा बना दिया। अभी तालिबान ने बयान दिया कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते क्योंकि अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती बनाया था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पठानों में सज़ा देने का काम तो जिरगा करती है। जिरगा मतलब पठानों में, जो अफ़गानियों में क्या होता है कि कबीलों की एक पंचायत होती है और वह पंचायत किसी को सज़ा देती है। बोले कि कोई विदेशी हुकूमत, परदेसी हुकूमत हमें सज़ा नहीं दे सकती। फिर शेर अली अफरीदी को उन कट्टर बहावी मौलवियों ने इतना कट्टर बना दिया, कट्टर मुस्लिम बना दिया कि वह दाढ़ी रखने लगा और वह एक कट्टर मुस्लिम बन गया और उसे अंग्रेज़ों से नफरत होने लगी और हिंदुओं से भी नफरत होने लगी। और उसे ये लगा कि अगर अंग्रेज़ों को मार दिया जाए या भगा दिया जाए तब भारत में इस्लामिक हुकूमत यानी खलीफा की हुकूमत कायम हो सकती है और इसी सपने में वह जीने लगा। अच्छा, उसी दरमियान ये जेल में हो गया कि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो निरीक्षण करने आ रहे हैं। दरअसल उस वक्त ये प्रथा होती थी कि निरीक्षण करने जाते थे और 8 फरवरी 1972 को जो एक जहाज़ था, उस जहाज़ का नाम था ग्लासगो। उस जहाज़ से वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो पोर्ट ब्लेयर की जेटी पर लंगर डाले। उतरते ही उनको बाकायदा 21 तोपों की सलामी दी गई क्योंकि जाहिर सी बात है कि वह भारत के वायसराय थे। उसी दिन यानी कि 8 फरवरी को उन्होंने रॉस आइलैंड पर यूरोपी बैरक का निरीक्षण किया जहां पर जो अधिकारी लोग और सेना अधिकारी रहते थे। दरअसल अंग्रेज बहुत दूरंदेश थी, बहुत। उन्होंने अंडमान को उस ज़माने में छैनिक सावनी बना रखी थी कि उन्हें पता था। उस वक्त सिलोन यानी आज का श्रीलंका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, मेडागास्कर भी था। तो उन्हें पता था कि अगर तुर्की का खलीफा जल मार्ग से हमला करेगा तो हम उसे रोक सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो कैदियों के कैंप थे जिसमें कैदी जो हल्के दर्जे के कैदी रखे उसका भी मुआयना किया। उसके बाद बाथन द्वीप, अंडमान निकोबार दरअसल बहुत से द्वीपों से बना हुआ है, फिर उन्होंने बाथन द्वीप का भी दौरा किया। उसके बाद वह एक बेहद खूबसूरत माउंट हैरियट का नज़ारा करने गए। अंडमान में पहाड़ भी हैं, वहाँ पर एक सबसे खूबसूरत पहाड़ है माउंट हैरियट। तो हम माउंट हैरियट का दर्शन करने गए, नज़ारा देखने गए। और लॉर्ड मेयो के साथ इस ट्रिप पर सर विलियम विल्सन हंटर भी थे। और विलियम विल्सन हंटर ने जो किताब लिखी है लाइफ ऑफ अर्ल ऑफ मेयो, यह किताब आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं किताब का नाम आपको दोबारा बता देता हूँ। और यह किताब एकदम प्रमाणिक है क्योंकि इस किताब को जिसने लिखा है सर विलियम विल्सन हंटर, वह उस दिन यात्रा पर लॉर्ड मेयो के साथ थे। उन्होंने लिखा है कि माउंट हैरियट जो है वह करीब 1116 फीट की ऊंचाई पर था। पहाड़ी बहुत सीधी और खड़ी थी, लेकिन वहाँ तक अचानक से लॉर्ड मेयो ने बोला कि मैं पहाड़ी पर चढ़ूँगा। हालांकि अधिकतर सदस्य थके हुए थे, लेकिन लॉर्ड मेयो बहुत फिट थे। उनके लिए घोड़ी भी मंगाई गई, लेकिन उन्होंने घोड़ी पर बैठने से मना कर दिया। वह बोले कि मैं पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ूँगा, इसका इस्तेमाल कोई और कर दे। उसके बाद अंधेरा हो गया जब वह पहाड़ी से उठे। उसके बाद होप टाउन जेटी जो है वहाँ पर एक नौका वायसराय को उनके जहाज़ तक ले जाने के लिए इंतजार थी। मसाल लिए हुए, जिन्हें उस वक्त मसालची कहा जाता था, कई मसालची लॉर्ड मेयो के आगे चल रहे थे। उस ज़माने में टॉर्च वगैरह नहीं होते थे, लोग मसाल जला के, उनको मसालची कहा जाता था। बाकायदा उनको सैलरी दी जाती थी। वह मसालची लोग लॉर्ड मेयो के आगे चल रहे थे। मेयो के दाहिनी तरफ उनके जो निजी सचिव थे मेजर ओवेन बर्न थे और बाईं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर
मिस्टर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे और मेयो नौका पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट गार्ड को निर्देश देने के लिए आगे बढ़े। उसी समय झाड़ियों में छुपा हुआ एक लंबा व्यक्ति आया और पहले उसने लॉर्ड मेयो की पीठ पर चाकू से हमला किया और उसके बाद लॉर्ड मेयो की गर्दन इस्लामिक तरीके से काट दी और 2 सेकंड के अंदर हत्यारे को पकड़ लिया गया। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि हुआ ये क्या हुआ। दरअसल वहाबियों ने शेर अली अफरीदी को यह भड़काया कि तुम वायसराय लॉर्ड मेयो को मार डालो और तुम्हारे लिए उनको मारना बहुत आसान है। दरअसल अंग्रेज इसके प्रति काफ़ी लापरवाह हो गए थे, शेर अफरीदी के प्रति काफ़ी लापरवाह हो गए थे। उसे सेल के अंदर कैद नहीं किया जाता था, वह हजामत का काम उसे दिया गया था। उसको चाकू रखने की, छुरी जो हजामत बनाने के काम जो छुरी है, छुरी कैंची रखने की, उस तरह रखने की अनुमति दी गई थी। वह अंग्रेज़ों के जो तमाम बैरक बने थे उन बैरकों में भी जाता था, वह छावनी में भी जाता था। मतलब वह अंडमान का जो द्वीप है उस द्वीप पर आज़ादी से घूमता था। इसीलिए वहाबी मौलवियों ने उसको भड़काया कि यदि तुम चाहो तो तुम आसानी से लॉर्ड मेयो का कत्ल करके बदला ले सकते हो, जो भारत पर खलीफा राज्य में सबसे बड़ा बाधक है। इसीलिए वह अफरीदी, शेर अली अफरीदी बड़ा सा उस्तरा लेकर झाड़ियों में छुपा हुआ था और जैसे ही लॉर्ड मेयो आगे निकले उसने उनका पीठ पर पहले हमला किया, फिर उनका एक झटके में उनकी सांस वाली जो श्वसन नली होती है, वो एक हजाम था, वो जानता था, उसने एक झटके में कट कर दिया। अब चूंकि अंडमान में सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए वह पहले ही छुप गया था और लोग उसे देख नहीं पाए। और इतना कुछ करने के बाद भी वह लॉर्ड मेयो की पत्नी के ऊपर भी हमला करना चाहा। इतना ही नहीं, उसने लॉर्ड मेयो की पत्नी को गलत जगह पर, गलत गंदे जगहों पर टच करने की कोशिश किया। हालांकि उसे काबू में कर लिया गया, उसके बावजूद भी वह लॉर्ड मेयो की पत्नी पर बहुत अश्लील टिप्पणियां करने लगा। अब इस घटना में बात जो सबसे अफसोसजनक ये है, जब वो उसे गिरफ्तार किया गया, फिर जो ब्रिटिश पत्रकार कवरेज करने गए थे तो उनके सामने वह बेशर्मी से भरे पोज देता था और महिला पत्रकारों पर अश्लील टिप्पणी करता था। इसके बारे में बहुत से पत्रकारों ने किताबों में लिखा है, आप सर्च कर लीजिए, या जिन जिन किताबों के नाम मैं आपको बाद में सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने आपको बहुत से किताबों के बारे में बताऊंगा और इतना ही नहीं, इसकी पूरी चार्जशीट में आपको दिखाऊंगा कि यह इसकी क्या हरकतें थीं और कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दिखाऊंगा कि इसकी क्या हरकतें थीं। अब उसके ऊपर जब मुकदमा चला तब उसने अपने इकबालिया जुर्म में कहा, ये बाकायदा उसकी चार्जशीट में दर्ज है, उसने ये कहा कि इस कत्ल में, लॉर्ड मेयो के कत्ल में उसके साथ अल्लाह भी शामिल है। जी हाँ, ये उसके शब्द थे जो दर्ज हैं, अदालत की कार्रवाई में दर्ज हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आर्चिव्स पे उपलब्ध हैं। क्योंकि अल्लाह यह नहीं चाहता था कि वायसराय जैसे ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ दुनिया के तमाम सुख भोगें और हमारे खलीफा के ऊपर हमला करें, हमारे खलीफा को परेशान करें, हमारे खलीफा का ताज छीनने की कोशिश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा खलीफा भारत की सरजमी पर राज करे, न कि ब्रिटिश हुकूमत राज करे। यह बात उसकी चार्जशीट में दर्ज है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शेर अली अफरीदी एक क्रांतिकारी नहीं था, इसीलिए आज़ादी के बाद उसे एक क्रांतिकारी का दर्जा नहीं मिला। हालांकि उसने एक अंग्रेज वायसराय का कत्ल किया था, फिर भी वह एक हत्यारा था, वह एक बलात्कारी था, वह एक यौन अपराधी था। और कोई भी हत्या किस मकसद से की गई जाती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर उसने शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या भारत की आज़ादी के मकसद से किया होता तब मैं भी उसे नमन करता, जैसे मैं
अशफाकुल्ला खां को नमन करता हूँ, जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दिया काकोरी कांड में। मैं शेर अली अफरीदी को भी नमन करता, लेकिन शेर अली अफरीदी भारत की आज़ादी नहीं चाहता था। वह भारत को तुर्की के खलीफा का गुलाम बनाना चाहता था। इस मकसद से उसने लॉर्ड मेयो का कत्ल किया। आप आगे तमाम देख सकते हैं, मैं आपको पूरा सबूत आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। आप ये एड्रेस, वेब एड्रेस दे सकते हैं archives.org/detail/Andaman Islands 03597 MBP पेजेस। ये जो है आप ध्यान से ये वेब एड्रेस देख लीजिए। इस वेब एड्रेस पर आपको शेर अली अफरीदी की पूरी चार्जशीट, उसके इकबालिया बयान और उसकी पूरी गंदी सच्चाई नज़र आएगी। और मैं ये दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये इसमें पूरी चार्जशीट में लिखा हुआ है। आप पेज वाइज आप काफ़ी लंबी ये है, मेरे हिसाब से इसमें 197 पेज हैं, 197 पेज हैं। और 197 पेज पूरा पढ़कर बताना ये जारवा, मतलब इसमें शुरू में अंडमान के लोगों के बारे में किया गया है। और ये पूरी जो घटना है यह बहुत डिटेल में आपको इसी वेब एड्रेस पर आप जाएंगे तब आपको पूरी मिल जाएगी। मैं ये वेब एड्रेस पर दोबारा फोकस करता हूँ। आप ये वेब एड्रेस आप देख लीजिए। अली अफरीदी के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, एक किताब है जिसका नाम है डिसिप्लिनिंग पनिशमेंट, कॉलोनिज्म एंड कन्विक्ट सोसाइटी इन द अंडमान आइलैंड्स। इस किताब के जो लेखक हैं वह प्रोफेसर सतार्दू सेन हैं, जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इस किताब को प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है। यह 283 पेज की किताब है। यह इस किताब का मुख्य पृष्ठ है। मुख्य पृष्ठ पर आपको कैदी बना शेर अली अफरीदी नज़र आएगा। और इस किताब में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि जो लोग इस बलात्कारी हत्यारे शेर अली अफरीदी को लॉर्ड मेयो की हत्या करने के लिए क्रांतिकारी समझते हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि यह कोई क्रांतिकारी नहीं था, यह एक यौन विकृत अपराधी था। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। यह किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। मैं दोबारा आपको ये किताब पे फोकस करता हूँ। किताब का नाम आप देख लीजिए, लेखक भी देख लीजिए, सतार्दू सेन लेखक हैं। डिसिप्लिनिंग पनिशमेंट, किताब का पूरा नाम देखिए, डिसिप्लिनिंग पनिशमेंट, कॉलोनिज्म एंड कन्वर्ट सोसाइटी इन द अंडमान आइलैंड। इसके जो पब्लिशर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और यह किताब में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बाद में लॉर्ड मेयो के पार्थिव शरीर को उनके जन्मभूमि आयरलैंड ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना पर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलन जेम्स ने अपने रिसर्च द असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड मेयो द फर्स्ट जिहाद उसमें लिखा है, दरअसल सभी इतिहासकारों ने यह पाया है कि शेर अली अफरीदी द्वारा बहाबी मौलवियों के ब्रेन वॉश के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या करना आधुनिक इतिहास का, मतलब इस्लाम के इतिहास का पहला जिहाद माना जा सकता है। तो प्रोफेसर हेलन जेम्स ने अपने रिसर्च में ये लिखा है कि शेर अली के साथियों के पूछताछ में पता चला कि उसने बहुत सावधानी से इस हत्या की तैयारी किया था।
लॉर्ड मेयो की यात्रा के पहले ही शेर अली अफरीदी ने अपने सभी साथियों से अंतिम विदा ले लिया था और मौलवियों ने उसे बताया था कि तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत में सुख सुविधा मिलेगी, और उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। लेकिन किसी को यह आभास नहीं हुआ था कि शेर अली अफरीदी इस हद तक जाएगा। शेर अली अफरीदी के मौत के आदेश को नियम के अनुसार समीक्षा के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट भेजा गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसकी सजाए मौत बरकरार रखी। उसके बाद 20 फरवरी 1872 को ट्राइब्यूनल ने सजा की पुष्टि कर दी और 11 मार्च 1872 को इस दरिंदे और भारतीय इतिहास के पहले जिहादी शेर अली अफरीदी को वाइपर द्वीप पर फांसी पर लटका दिया गया और अंग्रेजों ने उसके शव को समुंदर में फेंक दिया ताकि इतने दरिंदे का कहीं मजार न बन पाए। धन्यवाद।